नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 मई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में 2.5 गुना तक बढ़ सकती है पानी की कीमत। सबसे ज्यादा असर फरीदाबाद और गुरुग्राम की जनता पर पड़ेगा। हरियाणा के इन शहरों की बदलने वाली तस्वीर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी सरकार। भारतीय सेना में आई हवलदार व नायब सूबेदार के पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें अप्लाई। हरियाणा में 48 घंटे में कोरोना के 5 मरीज मिले, इनमें 2 महिलाएं। किसी की इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली। पीजीआई में 10 बेड रिजर्व, मंत्री बोली मास्क पहने। दिव्यांगजनों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी आवास योजनाओं में मिलेगा 4% आरक्षण। जगदीश झिंडा बने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान, विपक्ष के 20 मेंबरों ने किया विरोध। महेंद्रगढ़ में पटाखे चलाने पर पूरे साल पाबंदी, भंडारण और ऑनलाइन डिलीवरी पर प्रतिबंध। डीसी बोले उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। संविदा पर तैनात कर्मचारियों का अनुबंध 30 जून तक बढ़ा, मुख्य सचिव कार्यालय से पत्र हुआ जारी। हरियाणा सीएम का बड़ा फैसला, अब विधायक करवा सकेंगे 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य। नूंह में पंचायत उपचुनाव की तारीख घोषित, 15 जून को उपचुनाव में 1 जिला पार्षद, 12 सरपंच और 54 पंच पदों के लिए कराया जाएगा मतदान। 26 मई से पंचकुला के सेक्टर 5 के दशहरा ग्राउंड में सजेगा बागेश्वर धाम का दरबार। 30 मई तक चलेगी श्री हनुमंत कथा, खुलेगा पर्चा। अमेरिका में कमाई पैसे भारत भेजने पर 3.5% टैक्स लगेगा। इससे यूएस को सालाना तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। और पाकिस्तान में कोरोना से एक हफ्ते में 4 मौतें, कराची में हर दिन 8 से 10 पॉजिटिव केस। भारत में अब तक कोरोना के 261 नए मामले सामने आए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में वीरवार को हुई वर्षा, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के बाद तापमान में भले ही थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन गर्मी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग द्वारा आने वाले दिनों को लेकर भी ऐसे ही कुछ संकेत दिए गए हैं। उत्तरी हरियाणा में मौसम थोड़ा नरम रहेगा, जबकि दक्षिण इलाकों में गर्मी और बढ़ सकती है। 24 मई यानी आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके चलते फिर से तेज हवाओं और बरसात का दौर शुरू हो सकता है। वहीं 25 और 26 मई को प्रदेश भर में मौसम लगभग एक समान रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति 27 साल बाद देखने को मिल रही है, जब मई के महीने में इस प्रकार का लगातार मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे पहले ऐसा मौसम साल 1998 में दर्ज किया गया था। इसी महीने अब तक आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और बरसात के साथ साथ भीषण गर्मी भी देखने को मिली है। मई के महीने में अब तक 5 बार तेज आंधी आ चुकी है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही मौसम का मिजाज बना रह सकता है। अगर आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। बता दें कि भारतीय सेना में हवलदार व नायब सूबेदार के पदों के लिए अविवाहित पुरुष उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इस भर्ती के लिए खेल कोटा में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह भारतीय डाक के जरिए अपना आवेदन भेज सकता है। आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन करने की आखिरी तिथि 15 जून है। न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष से लेकर और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन करने होंगे। हरियाणा सरकार ने बागवानी विभाग की 7 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय सीमा तय कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के मुताबिक नर्सरी फ्रूट लाइसेंस व नर्सरी बीज लाइसेंस 90 दिन के अंदर अंदर प्रदान किया जाएगा। हॉटनेट के तहत निधि की उपलब्धता के आधार पर भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी का वितरण 30 दिन के अंदर, जबकि संपूर्ण दस्तावेज और किसान उत्पादक संगठन के गठन की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद किसान उत्पादक संगठन का सूचीकरण 45 दिन के अंदर किया जाएगा। बागवानी विभाग में पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत आवेदन की स्वीकृति, भावांतर भरपाई योजना के तहत दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत करने के बाद प्रोत्साहन के निपटान व मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदन बाद दावे के निपटान के लिए 21 दिन की समय सीमा तय कर दी गई है। हरियाणा की नायब सैनिक सरकार समूचे प्रदेश के एक समान विकास को प्रतिबद्ध है। ग्रामीण इलाकों में पक्की गलियां, सीवरेज व्यवस्था, स्कूल, अस्पताल, फिरनियों पर लाइटें जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर शहरों को भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने राज्य के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारियां तेज कर दी है। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने पर शहरी क्षेत्रों के लोगों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। पहले चरण में जिन शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, उनमें यमुनानगर, पंचकुला,
अंबाला, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और हिसार हैं। इस प्रोजेक्ट को धरातल पर अमली जामा पहनाने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक शहर में 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। साथ ही कई अन्य फायदे भी मिलेंगे। कुछ अन्य फायदों की बात करें तो शहरों की यातायात व्यवस्था आधुनिक होगी। नागरिक सुविधाओं पर निगरानी रखने में मदद मिल सकेगी। इसके साथ ही चिकित्सा संसाधनों पर भी निगरानी रखना आसान होगा। शहर के कोने कोने पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी तो आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में भी सफलता मिल पाएगी। घटना प्रबंधन के लिए अलर्ट इत्यादि रहा जा सकता है। पानी व हवा की गुणवत्ता की सटीक जानकारी मिलेगी। कचरा पॉइंट्स व कचरा निस्तारण केंद्र की निगरानी में भी मदद मिलेगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पहले स्थायी प्रधान के रूप में जगदीश सिंह झिंडा का चुनाव हुआ है। कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा छठी पातशाही में आयोजित बैठक में कमेटी के 49 सदस्यों ने सर्वसम्मति से झिंडा को प्रधान चुना। इस ऐतिहासिक मौके पर कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसके तहत 9 सह नामांकित सदस्यों को शामिल किया गया। बैठक में झिंडा के नेतृत्व वाले पंथक दल और अन्य समूहों के बीच सहमति बनाने के प्रयास सफल रहे, जिसके बाद चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी। झिंडा ने गुरुद्वारे में अरदास के बाद अपने संबोधन में कहा कि हमारी प्राथमिकता गुरुद्वारों के प्रबंधन में पारदर्शिता, ऐतिहासिक गुरुद्वारों का संरक्षण और सिख शिक्षा व संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। वहीं दूसरी तरफ नवनिर्वाचित प्रधान जगदीश सिंह झिंडा के चयन को लेकर विवाद गहरा गया है। सिख नेताओं उत्तराधिकार सिंह नवी, बलदेव सिंह कंपुरा और प्रकाश सिंह साहूवाला सहित 20 सदस्यों ने झिंडा की नियुक्ति का कड़ा विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। विरोधी नेताओं ने आरोप लगाया है कि अस्थायी अध्यक्ष सरदार जोग सिंह को एक फोन कॉल आया, जिसके बाद बिना चुनाव करवाए झिंडा को जबरदस्ती प्रधान घोषित कर दिया गया। हरियाणा में कोरोना का अलर्ट शुरू हो गया है। गुरुग्राम में लगातार दूसरे दिन तीसरा मरीज मिला। 45 साल का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा यमुनानगर में भी 50 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। वह मोहाली के समागम में शामिल होने गई थी। इससे पहले 22 मई को गुरुग्राम में 2 और फरीदाबाद में कोरोना का 1 केस मिला है। इसके बाद अब प्रदेश में 48 घंटे के भीतर कोरोना के 5 मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद सेहत विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। रोहतक स्थित पीजीआई में कोरोना मरीज के लिए 10 बेड रिजर्व रख दिए गए हैं। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग और टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि किसी भी मरीज की अभी तक इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में देश के भीतर ही कोरोना फैलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा है कि लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचने के साथ ही मास्क पहनने के कोविड से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करें। फरीदाबाद, गुरुग्राम और यमुनानगर में कोविड केस मिलने के बाद पीजीआई रोहतक अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह वेरिएंट हल्का और मैनेजेबल है। हम समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी सभी सलाह का पालन कर रहे हैं। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे शांत रहें और कोविड नियमों का पालन करना जारी रखें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार महेंद्रगढ़ जिले में पूरे साल के लिए पटाखे चलाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। इन आदेशों के अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हरियाणा राज्य के एनसीआर क्षेत्र में महेंद्रगढ़ जिले में सभी प्रकार के पटाखों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से डिलीवरी और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। यह पूरे वर्ष रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश पर्यावरण संरक्षण एवं जन स्वास्थ्य के हित में जारी किया गया है। इससे वायु गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस आदेश का पालन करें और अपने आसपास के लोगों को भी इस विषय में सूचित करें। उपायुक्त ने बताया कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं पर्यावरण विभाग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और अन्य विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेंगे। दोषियों को जुर्माना और सजा दोनों का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश में अब हरियाणा रोडवेज में 4800 के बजाय 5300 बसों का बेड़ा होगा। हरियाणा साझा मोर्चा और हरियाणा विभाग के उच्च अधिकारियों के बीच हुई वार्ता में मोर्चे ने अपनी मांग रखी है। साथ ही निजीकरण का विरोध करते हुए कहा कि ठेके पर जिन इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा उन्हें लेकर भी विचार हो। चालक और परिचालकों के साथ मारपीट की घटनाओं पर भी विभाग सख्ती बरतेगा। सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े हरियाणा साझा मोर्चा के प्रदेश भर से प्रतिनिधि चंडीगढ़ पहुंचे थे और वहां महानिदेशक परिवहन सुजान सिंह यादव के साथ वार्ता की। राज्य महासचिव सुमेर श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि परिचालक को पे ग्रेड देने के लिए पुनः प्रस्ताव का मामला सरकार के पास भेजा जाएगा। वहीं चालक व परिचालकों को 1 माह में 15 रात्रि ठहराव के भुगतान की पावर महाप्रबंधकों को दी जाएगी। इसी तरह से चालक, परिचालक, निरीक्षक व उप निरीक्षक व कर्मशाला के कर्मचारियों को मिलने वाले देय अर्जित अवकाश पूर्व की भांति 1 साल में 33 करने पर भी सकारात्मक बातचीत रही है। वर्दी भत्ता 1350 रुपए से 2000 रुपए और जुत्ता भत्ता 1000 से 1600 रुपए किया जाएगा। वेतन वृद्धि, पदोन्नति से लेकर दूसरे कई मामलों पर वार्ता हुई है। दूसरे ओर मुख्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 9 जुलाई को पूरी तरह से हड़ताल का निर्णय लिया है।
केंद्र की मोदी सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। दिव्यांगजनों के लिए सरकारी घर का सपना पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और संवेदनशील फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी आवास योजनाओं में 4% आरक्षण लागू कर दिया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इस फैसले से दिव्यांग व्यक्तियों का सम्मान और सुविधाओं में इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह आरक्षण सरकारी फ्लैट हाउसिंग स्कीम और अन्य रिहायशी योजनाओं में लागू होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि अब दिव्यांगजनों को केंद्रीय सरकारी रिहायशी आवासों के आवंटन में 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह निर्णय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत किया गया है। यह अधिनियम दिव्यांगजनों को बराबरी के अधिकार और जीवन की गरिमा सुनिश्चित करने का काम करेगा। हरियाणा में पीने के पानी की कीमतें बढ़ाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर 2 जिलों यानी फरीदाबाद और गुरुग्राम की जनता पर पड़ेगा। इस संबंध में वीरवार को सीएम नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में पीने के पानी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके अनुसार हरियाणा के मुकाबले चंडीगढ़, राजस्थान, केरल और महाराष्ट्र में पीने के पानी के लिए लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, जबकि हरियाणा में कीमत कम है, जिसके चलते यहाँ लोग पानी का दुरुपयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। वर्तमान में बात करें तो हरियाणा में पीने के पानी का न्यूनतम बिल 48 रुपए प्रति महीना है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 115 रुपए प्रति महीना किए जाने की योजना बनाई जा रही है। सभी विभागों से कीमत में बढ़ोतरी को लेकर 1 सप्ताह के भीतर सुझाव मांगे गए हैं। सभी विभाग 1 सप्ताह के भीतर ये बता देंगे कि पीने के पानी की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस रिपोर्ट के आधार पर ही कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लिया जाएगा। हरियाणा के रेवाड़ी में मकान मालिकों को किराएदारों का पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिलाधीश और डीसी अभिषेक मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। डीसी ने कहा है कि मकान मालिकों को कोई भी संपत्ति किराए पर देने से पहले किराएदार की पहचान का सत्यापन अपने नजदीकी पुलिस थाने में करवाना अनिवार्य होगा। डीसी मीणा ने इस नियम के पीछे का कारण स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि रेवाड़ी एक औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ प्रवासी नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपराध करने के बाद फरार हो जाते हैं। किराएदारों का सत्यापन न होने से पुलिस को अपराधियों का पता लगाने में परेशानी होती है। कई मकान मालिक अधिक किराए के लालच में सत्यापन की प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे आपराधिक गतिविधियों का जोखिम और बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में मकान मालिक भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। जिलाधीश ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले मकान मालिकों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह कदम जिले में अपराधों पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है। पाकिस्तान के कराची में बीते एक हफ्ते में कोरोना की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग थे और ये लोग पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रहे थे। ये सभी मौतें आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुई हैं। यहाँ पर बीते कुछ दिनों से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं भारत में बात करें तो अब तक कोरोना के 261 नए मामले मिले हैं। केरल में सबसे ज्यादा 95, तमिलनाडु में 66 और महाराष्ट्र में 56 केस मिले हैं। इन नए मामलों के लिए कोरोना के JN.1 वेरिएंट को वजह माना जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के कराची के श्वसन रोग एक्सपर्ट डॉक्टर जावेद खान ने मीडिया को बताया कि पिछले हफ्ते से हर दिन 8 से 10 कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। बीते कुछ वक्त से एशिया भर में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। सिंगापुर में 13 मई तक कोरोना के 14,200 और थाईलैंड में 17 मई तक 33,030 नए मरीज मिले हैं। हांगकांग की बात करें तो 10 मई तक 1,042 नए केस दर्ज किए गए हैं। भारत में भी 12 मई के बाद से केस बढ़े हैं। 11 राज्यों में नए केस सामने आए हैं। ज्यादातर मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हैं। 19 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक देश में एक्टिव केस 261 हैं। मुंबई में 2 मरीजों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि एक्सपर्ट कोरोना के इस वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं मान रहे हैं। अमेरिका में कमाई पैसों को भारत भेजने पर 3.5% टैक्स लगेगा। पहले 5% टैक्स का प्रस्ताव था। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 22 मई को वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट पारित कर दिया है। इस बिल में फॉरेन वर्कर्स द्वारा पैसों को अपने देश भेजने पर टैक्स लगाने का प्रावधान रखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस नई पॉलिसी का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय प्रवासी अमेरिका में सबसे अधिक रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंस यानी प्रवासियों द्वारा अपने देश भेजा गया धन। सीनेट की मंजूरी के बाद 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। साल 2023-24 में भारतीयों का रेमिटेंस लगभग $130 बिलियन था। इसमें तकरीबन $30 बिलियन यानी कि 23.4% अमेरिका से आया। 45 लाख भारतीयों ने अमेरिका से ये पैसा भेजा। 3.5% टैक्स के लागू होने पर $30 बिलियन के रेमिटेंस पर $1.05 बिलियन यानी तकरीबन 8,750 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।
टेक कंपनी मोटोरोला 28 मई को भारतीय बाजार में नया 5G फ्लिप स्मार्टफोन मोटोरोला रेजर 60 लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने फोन का ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट पर माइक्रो साइट लाइव कर दिया है। फोन को 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ सिंगल वेरिएंट में पेश किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि यह फ्लिप स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद दुनिया का पहला वीडियो जेस्चर फीचर वाला डिवाइस बनेगा। इसका कुल वजन 128 ग्राम है। डिवाइस को स्टाइलिश और टिकाऊ बनाने के लिए इसमें पर्ल, एसीटेट और फैब्रिक फिनिश बैग दिया गया है। भारत में इस तरह के मटेरियल वाला ये पहला फोन है। यह डिवाइस को एक खास टेक्सचर देता है। रेजर 60 में टाइटेनियम रिइंफोर्स्ड हिंज मौजूद है जो कि 5 लाख फिलिप्स तक टेस्टेड है। इसकी सेफ्टी के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन दी गई है। फोन एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसके साथ 3 साल के मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेगा। पावर बैकअप के लिए फोन में 4500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। यह 30 वाट के टर्बो पावर वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 15 वाट के वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, कनेक्टिविटी के लिए 5G USB Type-C ऑडियो पोर्ट है और यह स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डोल्बी एटमॉस ऑडियो तकनीक को सपोर्ट करता है। इसके अलावा फोन IP48 रेटिंग से भी लैस है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 769 अंक चढ़कर 81,721 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 243 अंकों की तेजी रही और ये 24,853 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी जबकि 2 में गिरावट रही। जोमेटो, पावर ग्रिड, ITC और बजाज फिनसर्व के शेयरों में 3.5% तक की तेजी दिखाई दी। नेस्ले इंडिया समेत कुल मिलाकर 14 शेयरों में 1.8% तक की तेजी रही। सन फार्मा और एयरटेल 1.8% तक फिसले। निफ्टी के 50 शेयरों में से 46 में तेजी और 4 में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 45 रुपए घटकर 95,471 रुपए पर पहुंच गए। वहीं चांदी की कीमत 390 रुपए बढ़कर 96,909 रुपए पर पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 89,550 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 97,680 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।